जनजातियों, देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18, 19, 20 3 प्रैक्टिस सेट इसमें करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य की बात की गई, इनमें से किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था 322 में। 322 बीसी में करेंगे, ठीक है? 322 ईसा पूर्व में ये स्थापित किया था। किसको हराया था? घनानंद को हराया था। घनानंद को, नंद वंश का शासक था ये। इसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। और 305 बीसी में, 305 बीसी में एक चीज और याद रखेंगे, जो सेल्यूकस निकेटर है ना, सिकंदर का सेनापति, उसको हराया था, उसको पराजित किया था। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं? तो विश्व की बात करें तो विश्व में माने जाते हैं भाई नॉर्मन नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है? ये माने जाते हैं विश्व में। और भारत की बात करें तो भारत में माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन, ठीक। और इसमें जो वर्गीज कुरियन है, ये वर्गीज कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के जनक है, ठीक है? श्वेत क्रांति के जनक है। ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है इसको। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो किस चीज से निर्धारित होता है प्रकाश का रंग? तरंग दैर्घ्य से। तरंग दैर्घ्य से, अगर तरंग दैर्घ्य अधिक होगी तो लाल रंग का प्रकाश होगा, तरंग दैर्घ्य अगर कम होगी तो बैंगनी रंग का प्रकाश होता है, ठीक है भाई? तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कौन से कथन सही है? पहला अगर देखते हैं तो पहला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है। तो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल ठीक है ये भी। जेम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के जनक तो ये नहीं कहे जाते, बल्कि एडम स्मिथ कहे जाते हैं, ठीक है भाई? एडम स्मिथ कहे जाते हैं, एडम स्मिथ। तो ये हो जाएगा इसका गलत। तो एक और दो सही है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है भाई? संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा को शक्तिकांत दास की जगह पर, ठीक है भाई? शक्तिकांत दास की जगह पर नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर बी में है, हीरालाल जेकानिया, ठीक है? इनको याद रखेंगे। हीरालाल जेकानिया ये कौन है भाई? तो ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं अभी, ठीक है? मुख्य सूचना आयुक्त हैं वर्तमान में, सूचना आयुक्त। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्प योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, ठीक है? और ये कब शुरू की गई थी कल्प योजना? ये शुरू की गई थी 1998 में, ठीक है? ये भी याद रखना है, कल्प योजना 1998 में शुरू की गई थी। प्रथम प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य? आसान है, गरबा तो गुजरात का है, ठीक है? इसके अलावा देखो महाराष्ट्र के याद रखने हैं, महाराष्ट्र के लावड़ी और तमाशा, ठीक है? ये भी पूछे जाते हैं। लावणी और तमाशा ये महाराष्ट्र के हैं। इसके अलावा राजस्थान के भी याद रखना है। कालबेलिया हो जाएगा एक तो, ये इंपॉर्टेंट है जो अधिक ज्यादा पूछे जाते हैं, कालबेलिया। और घूमर तो है, घूमर सबको पता है, ठीक है? और इसके अलावा एक और रखेंगे चरी, ठीक है? चरी याद रखेंगे। और एक याद रखेंगे अग्नि, ठीक, अग्नि, ये याद रखेंगे। घूमर तो बाकी सबको पता ही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ग्रीन स्टील का दर्जा पाने वाला पहला देश बन गया है? ग्रीन स्टील का दर्जा पाने वाला, यानी कि पहली बात तो ये कि ग्रीन स्टील का मतलब क्या होता है अभी? ग्रीन स्टील का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन छोटा है कि कुछ, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 8, अच्छा क्वेश्चन 8 इधर है, क्वेश्चन 9 नवा कैसे आ गया ये? ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं, 9 को देख लेते हैं पहले। ग्रीन स्टील का दर्जा पाने वाला पहला देश कौन बना? तो ये ग्रीन स्टील होता है क्या? ये ग्रीन स्टील का दर्जा तब मिलता है जब कोई भी देश जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में कामयाब रहता है, तो उसको स्टील ग्रीन स्टील का दर्जा मिल जाता है, ठीक है? तो ये होता है। तो इसमें किसको मिला है? भारत को मिला है अभी हाल ही में। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, भारत को मिला है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, कंप्यूटर मेमोरी का वह भाग कौन सा है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 बता कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में जिलों में से 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? तो महोबा की सबसे कम है, और प्रयागराज की सबसे अधिक है, प्रयागराज। और इसके अलावा जो ललितपुर है, इसमें ललितपुर का ये जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा है, ठीक है? जो घनत्व है ना, जनसंख्या घनत्व, वो ललितपुर का सबसे ज़्यादा है, ठीक? इसके अलावा एक चीज़ और याद रखेंगे इसमें, ये क्षेत्रफल के आधार पर खीरी सबसे बड़ा जिला है, ठीक है? खीरी। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा हापुड़, ठीक है? सबसे छोटा हो जाएगा हापुड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो कहाँ पर दी गई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अभी इसको भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा इसका वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, वैशाली।
ठीक वैशाली। और जो प्रथम बौद्ध स्त्री थी जो बौद्ध संघ में शामिल हुई थी उसका नाम क्या था? नाम भी याद रखेंगे। इनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी इनका ये नाम था, महाप्रजापति गौतमी। तो इसका इनका नाम भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे-वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता है। ठीक है? हाँ, तो तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ जाता है। और तृतीयक क्षेत्र होते क्या हैं ये पता होना चाहिए। तृतीयक क्षेत्र कैसे होते हैं? जैसे संचार हो गया, ठीक है? संचार, रेल इस तरह से जो होते हैं ये, तो ये तृतीयक क्षेत्र कहलाए जाते हैं। और इसके अलावा द्वितीयक क्षेत्र पता होना चाहिए। द्वितीयक कौन से होते हैं? जैसे सीमेंट हो गया, ठीक है? सीमेंट इस तरह के जो होते हैं। और ये इसके अलावा जो प्रथम प्राथमिक क्षेत्र है वो कृषि कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 8 ही होगा, बढ़ जाता है। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कहाँ से होता था भाई? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, कलकत्ता से। ठीक है, कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था। और इसको जो है 1861 में, डेट याद रखना 1861, सन याद रखना 1861। इसका संपादन किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने किया था। ठीक है, हालांकि इतना याद नहीं रखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इतना हमें याद होना चाहिए कि इंडियन मिरर अखबार जो है ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था 1861 में। इसका संपादन किया था, किसने किया था? चलो लिख लेंगे इसको। ठीक है, कुछ पता नहीं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। देवेंद्र नाथ टैगोर एक नाम लिख लेंगे इनका ही। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर। और दूसरा नाम लिखना चाहे लिख लेंगे। दूसरा नाम है मनमोहन घोष। मनमोहन घोष लिखेंगे। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तो तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे इसको, जो मफलर है ना वो कानों पर बांधा जाता है। ठीक है, कानों पर। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं वैसे। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा उसका, ध्वनि प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित समूह में से किसमें केवल आगत इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस किसमें है? देखो, माउस और कीबोर्ड तो भाई क्या है? इनपुट डिवाइस होती है। माउस और कीबोर्ड। इसके अलावा इसमें भी माउस कीबोर्ड, इसमें भी, यानी कि ये तो सब सब हो जाएंगे इनपुट डिवाइस, यानी कि इनमें ही अलग है कोई सा। ठीक है, तो प्रिंटर जो है, प्रिंटर कैसा? ये आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। ठीक है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी प्रोजेक्ट है, आउटपुट डिवाइस है। और स्कैनर जो है ना, स्कैनर, तो ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। माउस कीबोर्ड और स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? पिवटल जोड़ कहा जाता है। पिवटल जोड़। ठीक है, इसी वजह से जो है हम दाएं बाएं देख सकते हैं, देखते हैं पिवटल जोड़ की वजह से। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किन दो देशों को शेंगेन क्षेत्र में शामिल किया है? शेंगेन क्षेत्र का पता होना चाहिए क्या होता है शेंगेन क्षेत्र। पहली बात तो बुल्गारिया और रोमानिया जो है ये शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। शेंगेन क्षेत्र में। ठीक है भाई। और शेंगेन क्षेत्र होता क्या है? शेंगेन क्षेत्र ये होता है कि इसमें जो जब शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं, अब जैसे बुल्गारिया और रोमानिया ये शामिल हो गए, तो बुल्गारिया और रोमानिया में के बीच में जो है हवाई और समुद्री स्थलीय जो भी सीमा है, तो सीमा पर जांच खत्म हो जाती है। ठीक है, वो निर्बाध तरीके से शेंगेन पासपोर्ट के थ्रू दोनों, तो ये होता है शेंगेन क्षेत्र में शामिल होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो स्थायी सदस्य की बात की गई तो स्थायी सदस्य तो 5 होते हैं, टोटल होते हैं 15। ठीक है, टोटल 15 होते हैं, 10 होते हैं अस्थायी। ठीक है, अस्थायी होते हैं टोटल। इसके अलावा अगर बात करें, जो इसमें ये 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य जो हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है। अस्थायी के बारे में नहीं पूछा जा सकता। हालांकि अस्थायी के बारे में ये बात और पता होनी चाहिए कि इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। ठीक है, जो अस्थायी सदस्य होते हैं। और जो स्थायी सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य हैं तो इसमें कौन-कौन से हैं? यूएस से हो जाएगा एक तो, ठीक है, चाइना हो जाएगा, यूएस से चाइना, रूस हो जाएगा। इसके अलावा 2 और हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस ये और लिखेंगे इसमें। तो इनको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन-सा जो है इसका अस्थायी सदस्य नहीं है, इस तरह से पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन इसमें यह है 20वां कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो किसके द्वारा? संविधान के द्वारा किया गया था। संविधान में है 148 में। ठीक है भाई, 148 में है। ठीक है, और 148 के अनुसार जो है
सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है भाई। और इसको हटाने का तरीका क्या है? हटाने का इसको जो है संसद के दोनों सदनों के समावेशन पर ही हटाया जाएगा, ठीक है भाई। दोनों सदनों से के द्वारा ही हटाया जाएगा इसको, किसको? सीएजी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, हालांकि इसके बारे में और आर्टिकल सभी बता दिए हैं। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो केवल लोकसभा, ठीक है। इसमें और भी देख लेते हैं ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा इसका, केवल लोकसभा। केवल लोकसभा के सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है, ठीक है भाई। इसके अलावा जो अविश्वास प्रस्ताव है केवल लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में पेश नहीं होता है, ठीक है, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा आर्टिकल 75(3) याद रखेंगे भाई। आर्टिकल 75(3) में क्या है? आर्टिकल 75(3) ये कहता है कि मंत्रिपरिषद जो है ना, ये तो ये सामूहिक रूप से लोकसभा की उत्तरदायी होती है, तो ये 75(3) में है। 75(5) को याद रखेंगे, ठीक है। 75(5) को याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 75(5) में क्या है भाई? 75(5) में जो मंत्री होते हैं उनके लिए बताया गया है कि उनको जो है दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। अगर सदस्य नहीं है तो 6 मंथ के अंदर अंदर सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी, नहीं तो वो मंत्री नहीं रहेगा। ये 75(5) में बात कही गई है, ठीक है। इन चीजों को याद रखना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुरस्तावित नहीं किया जा सकता बगैर बगैर ये राज्य विधानसभा की बात चल रही है इसमें, ठीक है। राज्यसभा की बात चल रही है, इसका मतलब जो राष्ट्रपति के लिए है वही राज्य में राज्यपाल के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। राज्यपाल की राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बगैर जो है राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था स्वर्ण समिति, ठीक है। इसके बारे में काफी बात हो चुकी है। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का, ये तो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो उद्देश्य का संविधान का भाग है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक होना चाहिए इसका, ठीक है। इसमें उद्देश्य के संविधान का भाग है, इसमें भी ये बात की गई थी। इसके अलावा केशवानंद भारती के बाद में भी ये बात की गई थी। 1973 का वाद था बनाम केरल, ठीक है, इसमें भी ये बात की गई थी, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखेंगे, बेरुबारी, ठीक है। जो बेरुबारी है ना, इसमें एक बात और कही गई थी। इसमें एक बात ये कही गई थी, जो उद्देश्य का है, जो प्रस्तावना है ना, तो वो जो है संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। ये बात आपने पढ़ी होगी, तो ये बेरुबारी बाद में कही गई थी, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये है कि 26वां, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो राज्य सूची के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। तो इसका यही होगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगर राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। इसके अलावा यानी कि संकल्प में क्या होना चाहिए? संकल्प कैसा होना चाहिए? संकल्प वो होगा जब उपस्थित मत देने वाले जो सदस्य होंगे उनमें से कम 2/3 सदस्यों द्वारा वो संकल्प समर्थित होना चाहिए, ठीक है। 2/3 याद रखेंगे, ठीक है। 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए, उनका समर्थन होना चाहिए, ठीक है। और ये बात किसमें कही गई है भाई? ये बात मैंने बता रखी है, 249 में कही गई है, ठीक है। 250 में क्या है? 250 में जस्ट अगले वाले में ये आपातकाल के समय पे हो जाएगा, सेम यही चीज, ठीक है। आपातकाल के समय पर ये जो है राज्य सूची के जो विषय में कानून बनाने की शक्ति होती है केंद्र के पास, आर्टिकल 250 में बात कही गई है उसकी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि संसद के सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति की बात है इसमें। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? देखो इसमें 2 ऑप्शन है ये वाले, ठीक है। ये 2 ऑप्शन है, तो इसके बारे में दोनों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जो आरटीआई एक्ट है ना, आरटीआई एक्ट, ठीक है, 2005 का, तो इसके बारे में ये दोनों ऑप्शन याद रखने हैं। 15 जून 2005 को तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की साइन हुए थे इस पर, और 12 अक्टूबर 2005 को ये पारित हो गया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अधिनियमित हुआ था और यहाँ पर ये लागू हो गया था, सॉरी, ठीक है। ये पारित हो जाता है जब इसको साइन कर दे, पारित होता है, लागू हो चुका था ये 12 अक्टूबर 2005 को। तो ये दोनों डेट याद रखनी है। जो भी सवाल में पूछा जाएगा वो उसी का जवाब देना है, 15 जून या 12 अक्टूबर। पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो पंचायत समिति की बात चल रही है इसमें,
तो भैया प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं जनता द्वारा, पंचायत समिति के सदस्य। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? उसका सभापति बलवंत राय मेहता थे। ठीक है भाई, त्रिस्तरीय पंचायती राज की इन्होंने जो है सिफारिश की थी। साथ में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, इसकी भी इन्होंने सिफारिश की थी, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा 1970 में 1970 ठीक है, 1970 याद रखेंगे। 1977 में अशोक मेहता ने, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे, अशोक मेहता समिति आई थी। ठीक है, इसने जो है समिति ने दो स्तर की पंचायती राज समिति की सिफारिश की थी। 2 स्तर की, ठीक है, 2 स्तरीय यानी कि द्विस्तरीय कह सकते हैं। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। तीनों में एक साथ की गई थी इनमें 1862 में। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसमें तो देखो ऑप्शन के हिसाब से तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर अगर पास में ऑप्शन आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 8 ठीक है, इसका 331 हो जाएगा। देखो 330 में क्या है भाई, 330 में लोकसभा में SC ST समुदाय का क्या है का प्रतिनिधित्व के बारे में बात की गई है। SC ST के लिए लोकसभा में 330 में, और 331 अगले वाले में, इससे जस्ट अगले में किसकी बात की गई है? एंग्लो इंडियन समुदाय की। अगर इससे अगला आर्टिकल देखेंगे 332, तो 332 में वही चीज जो 330 में है वही से फिर रिपीट होगी, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे विधानसभा आ जाएगी। ठीक है, राज्य की विधानसभा आ जाएगी, राज्य की विधानसभा में SC ST का आरक्षण आ जाएगा। ठीक है, SC ST का प्रतिनिधित्व की बात की गई है। इसके अलावा 333 में क्या बात कही गई है? वो यही बात की गई थी, हालांकि अभी हटा दिया गया है। ठीक है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। 333 में विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात कही 333 में। इस तरह से आर्टिकल याद रखेंगे पहले तो। ठीक है, और आगे को मैं बचे हुए आर्टिकल है इसमें 4-5 और हैं, सब बता दूंगा धीरे धीरे। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे सब बता दूंगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें एक चीज याद रखना, जो हटाया गया है 104वां संविधान संशोधन था, उसको याद रखेंगे। 104वां संविधान संशोधन है, 104वां, और ये कब हुआ था? तो ये 2019 में हुआ था। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। तो इसमें हटा दिया गया है एंग्लो इंडियन समुदाय का जो प्रावधान था, तो वो हटा दिया गया था, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था लोकसभा में। ठीक है, तो उसको हटा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो देखो इसके बारे में थोड़ी सी बात बताता हूँ मैं, है ना। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। ठीक है, देखो 65वां आर्टिकल था, सॉरी 65वां संविधान संशोधन था, ये हुआ था 1990 में। ठीक है, 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था। इसमें 338 में, आर्टिकल 338 में SC और ST आयोग की बात की गई थी। ठीक है, SC ST आयोग की बात की गई थी, संशोधन करके इसमें संशोधन किया गया और SC ST आयोग की बात की गई थी इसमें। अब क्या हुआ था, 89वां संशोधन होता है, 89वां संशोधन हुआ था 2003 में। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनना, 89वां संविधान संशोधन हुआ 2003। इसमें क्या हुआ था, इसमें SC को अलग कर दिया और ST को अलग कर दिया। SC को तो रहने दिया 338 में, और ST को कर दिया 338A में। ठीक है भाई, 338A में, तो वही चीज इसमें बोली है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अनुच्छेद ऑप्शन नंबर 8 होगा, 338 और 338A। ये बात समझ में होंगे दोनों। इसमें संशोधन याद रखना, 65वां संविधान संशोधन में तो बात की गई थी 338 में SC ST आयोग की, यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर दिया था। यहाँ पर 338 में और 338A में इसको फिर संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। इसके अलावा एक और याद रखेंगे, एक आर्टिकल और याद रखेंगे, सॉरी मैं आर्टिकल बोल रहा हूँ, संशोधन याद रखेंगे 102वां। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन था, ये कब हुआ था? ये 2018 में हुआ था। ठीक है, 2018 में इसमें 338 बी जोड़ा गया था, 338 आर्टिकल बी जोड़ा गया, 338 बी। इसमें जो है OBC अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था इसमें। ठीक है, इससे पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था, इसको 338 बी में रख करके संवैधानिक दर्जा दिया गया 102 आर्टिकल 2018 में। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच, तो इसके लिए तो भाई राज्य वित्त आयोग होगा। ठीक है, 243 आई इसमें है, ये 243 आई में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय नहीं है पूछा है इसमें। ठीक है, संघ लेवल लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग कौन से में? आर्टिकल 315 में है अभी, आर्टिकल 315 में। वित्त आयोग 280 में हो जाएगा भाई, वित्त आयोग 280 में।
इसके अलावा जो योजना आयोग है ये नहीं है, ठीक है? इसका गठन 1950 में किया गया था। 1950 में गुलज़ारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसको जो है 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने चेंज करके जो है नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया था इसको, ठीक है? नीति आयोग में। अब जो है इसके उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो इसके प्रधानमंत्री होते हैं। जो उपाध्यक्ष इनके सुमन बेरी हैं, ठीक है? सुमन बेरी हो जाएँगे और सीईओ भी याद रख सकते हैं, सीईओ। तो सीईओ हो जाएँगे सुब्रमण्यम, कुछ इस तरह से नाम है उनका, ठीक है भई? तो देख लेंगे एक बार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ठीक है भई, तो यहाँ पर देखो ये वाला आर्टिकल बार-बार आ रहे हैं विधान परिषद के, विधानसभा के, ठीक है? तो मैं यहाँ पर देखो ये जो आर्टिकल है इनको मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ आज यहाँ पर कि ये कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? कितने हैं? 4 हो जाएँगे। यहाँ पर 4 आर्टिकल 6 आर्टिकल हैं सॉरी, ठीक है? 6 आर्टिकल बता रहा हूँ, 6 के 6 कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है? देखो मैं कैसे बताऊँगा इसको, देखो कैसे याद रखना है, ठीक है? 6 आर्टिकल बता रहा हूँ यहाँ पर, पहले सबसे पहले बस एक वर्ड याद रखना है सरला। ठीक है? ये सरला वर्ड याद रखना है पहले, सबसे पहले, ठीक है? इसमें हो जाएगा संसद, जैसे संसद यानी कि 79 में संसद हो जाएगी, रै में राज्यसभा हो जाएगी, ये हो जाएगी 80 में और लास्ट में लोकसभा 81 में हो जाएगी, ठीक है? यानी कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा के लिए तो ये आर्टिकल हो गए, बहुत से बच्चों को ही पता होगा। कन्फ्यूजन कहाँ आता होगा? विधानसभा, विधान परिषद, इनमें कन्फ्यूजन आता होगा और विधानमंडल में। इसमें क्या करेंगे? तीनों में 89 जोड़ देंगे भई, तीनों में 89 जोड़ देंगे तीनों में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 168, ये 169 आ जाएगा और ये 170 आ जाएगा, ठीक है भई? अब यहाँ पर जो चीज़ ये संघ में है वही चीज़ राज्य के लिए हो जाएगी। यहाँ पर संसद थी तो यहाँ विधानमंडल हो जाएगी ये, ठीक है भई? यहाँ पर विधानमंडल हो जाएगी। यहाँ पर राज्यसभा थी तो 169 में राज्यसभा को हम कैसे रिलेट करेंगे? विधान परिषद बोलते हैं, ठीक है? जो राज्यसभा का काम संघ में होता है, वही राज्य में विधान परिषद का होता है, ठीक है? विधान परिषद कर लेंगे इसको, ठीक? इसमें लोकसभा है तो वही काम विधानसभा का होता है, 170 में विधानसभा आ जाएगी, ठीक है? विधानसभा आ जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से इन 6 के 6 आर्टिकल को याद रख सकते हैं भाई, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है अटल, और इस तरीके से कभी नहीं बोल सकते हो, कभी भी। अटल इनोवेशन मिशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक हो जाएगा। इसका 2016 में शुरू किया गया था अटल इनोवेशन मिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का हाल ही में संशोधन किया गया। तो 2012 का हाल ही में संशोधन किया गया था यौन अपराधों का, यानी कि पोक्सो एक्ट का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई? तो कब किया गया था? 2019 में। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। कौन सी धारा है? 12, धारा 12 हो जाएगी। तो संज्ञान नहीं की सकती है, धारा 12 में हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? ठीक है, अगर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 6 महीने। ठीक है भाई? तो ये बात मैंने इसी प्रैक्टिशन में बताई थी, 6 महीने की बात, यानी कि मैंने बताया था 75/5 में। 75/5 में किसके लिए बताया था मैंने? 75/5 में बताया था जो संघ का मंत्रिमंडल है उसके लिए बताया था मैंने 75/5। ठीक है? इसमें को मैं क्या करूँगा, इसमें फिर से मैं अगर 89 जोड़ता हूँ तो 164 हो जाएगा, है नहीं भाई? 164 हो जाएगा। तो 164 के क्लॉज़ ये 5 में तो 4 में बताएगा, एक कम ये यहाँ पर एक कम कर देंगे। 164 4 में बताई गई है यही बात। ठीक है? किसके लिए? ये राज्य विधानमंडल के लिए बात बात बताई गई है। ठीक है? तो इनको इसको इस तरह से याद रख सकते हैं वैसे। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो वाहन की दूरी मापने के लिए तो ओडोमीटर हो जाएगा भई। स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर हो जाएगा। फ्यूल गेज यानी कि ईंधन का फ्यूल गेज ईंधन टैंक में ईंधन की मात्रा मापने के लिए। और टैकोमीटर को याद रखेंगे। टैकोमीटर क्या होता है? तो टैकोमीटर जो होता है ये जो वाहन का इंजन होता है ना, तो उसकी स्पीड मापने के लिए किया जाता है, इंजन की स्पीड। ठीक है? तो ये हो गया 18वां। 19वां देखते हैं। 19 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। पहला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुई लाठीचार्ज में। तो इसमें तो अगर देखो ऑप्शन ऐसा और कोई है नहीं, केवल एक ही ऑप्शन सही है ये कि साइमन कमीशन के विरोध में जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें ये घायल हुए थे और तत्पश्चात ये इनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है? तो इसमें कुछ डेट बता रहा हूँ, डेट याद रखनी है वो। ठीक है? तो सबसे पहले तो याद रखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 8 नवंबर को गठन हुआ था 1927 में। ठीक है? 8 नवंबर को इसका गठन हुआ था 1927 में। ठीक है? इसके अलावा जब इसका गठन हुआ था साइमन कमीशन का, तो 1927 में, दिसंबर 1927 में जो मद्रास में
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें इसका विरोध भी किया गया था गठन का इसके, ठीक है। और उसमें ये मुख्तार अंसारी जो है, मुख्तार अहमद अंसारी इसमें अध्यक्ष थे 1927 के में, याद रखेंगे, चेन्नई में। इसके अलावा ये भारत कब आया था? भारत आ चुका था ये, भारत आ गया था 3 फरवरी को, ठीक है। 3 फरवरी को आ गया था, 3 फरवरी 1928 को, अगले साल आ गया था ये भारत में, ठीक है। इसका विरोध हुआ था, जोर शोर पर विरोध हुआ था, देशव्यापी हड़ताल भी हुई थी। इसके बाद क्या होता है कि 30 अक्टूबर, डेट आई 30 अक्टूबर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1928 को, ठीक है, 1928 को लाहौर में जो है ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे इसके विरोध में। तो इसमें लाला लाजपत राय पर जो है लाठीचार्ज किया था पुलिस ने, जिसके कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर को, ठीक है। 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की, ठीक है। ये कुछ डेट है, ये याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज इसमें और बता दे रहा हूँ मैं कि 1928 में और 1929 में, 1929, 1928 और 1931, ठीक है, इसमें अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के। 1928 में कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है, मोतीलाल नेहरू की। 1929 में कहाँ पर हुआ था? तो 1929 में भी ये, ठीक है, तो 1929 में जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी इसकी अध्यक्षता, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था, ठीक है, लाहौर में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की 1929 में। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कराची में, ठीक है, कराची में। तो ये इनको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो पीर पंजाल श्रेणी ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्वेश्चन आ चुका था। टिम बर्नर्स ली जो है इसके जो संस्थापक हैं, टिम बर्नर्स ली, और चार्ल्स बेबेज जो है ये कंप्यूटर के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और विंटन सर्फ, सर्फ है, विंटन सर्फ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये इंटरनेट के जनक है, ठीक है, इंटरनेट के जनक है, ठीक है। इन चीजों को याद रखना होगा। और एक चीज और याद रख लेंगे, डगलस, ठीक है, डगलस, डगलस किसके हैं? ये माउस के हैं, ठीक है, माउस के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो साक्षरता, ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है भी, केरल की साक्षरता दर जो थी सबसे अधिक थी। लेकिन इसमें कुछ इंपोर्टेंट बता रहा हूँ जो यूटी में देखेंगे, यानी कि जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप, इसकी साक्षरता सबसे अधिक थी। और सबसे कम किसकी थी? सबसे कम थी दादरा व नगर हवेली की, ठीक है, दादरा व नगर हवेली की सबसे कम थी। और दूसरे नंबर पर कौन था जिसकी अधिक थी? तो मिजोरम था वो दूसरे नंबर पर, सॉरी तीसरे नंबर पर हो जाएगा, क्योंकि केरल के बाद लक्षद्वीप का नंबर, उसके बाद मिजोरम का नंबर था, ठीक है भी, मिजोरम का। हालांकि इसको याद रखने की जरूरत नहीं मिजोरम को, बहरहाल इतना जरूर याद रखना है कि लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली की सबसे कम थी। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, यूकेलिप्टस होता है, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बुक में देखने को मिलता है यूकेलिप्टस। ये जो है पर्यावरण संकट माना जाता है, पर्यावरण संकट माना जाता है। एंजाइम्स मूलतः क्या होते हैं? तो मूलतः क्या होते हैं? विटामिन, वसा, प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जो एंजाइम होता है ना, तो ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा विटामिन की बात करें तो विटामिन में ए बी सी, ए याद रखेंगे, इसके मैं बता रहा हूँ रासायनिक नाम। एक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है, रेटिनॉल हो जाएगा। और इसकी कमी से रतूंधी रोग होता है, ठीक है, रतूंधी, ठीक है, इनको याद रखना है। इसके अलावा B1 को ले लेंगे केवल यहाँ पर अभी हम, ठीक है। हालांकि बी के जो है बाकी जो है इसके मैं अलग से एक ट्रिक बता दूं, सभी याद हो जाएंगे। तो इसको कहा जाता है थायमिन, ठीक है, थायमिन कहा जाता है। और इनसे बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है, बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी कर लेंगे इसको। इसके अलावा अगला याद रखेंगे सी, ठीक है। सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से होता है स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी हो जाएगा। सी से स्कर्वी, इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। विटामिन डी को देखेंगे, विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरोल, ठीक है, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल होता है। और इसकी कमी से होता है रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स होता है, हड्डियों का रोग होता है ये। इसके अलावा एक यहाँ पर ई ले लेंगे, विटामिन ई, विटामिन ई की, ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, ठीक है, टोकोफेरोल है विटामिन ई का नाम। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ये प्रजनन क्षमता में कमी आती है, ठीक है भाई, प्रजनन क्षमता में कमी आती है, ठीक है। और एक के को भी याद रख सकते हैं वैसे, के जो के होता है इसका, जो यहाँ पर जगह नहीं बची, इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो ये इसको याद रखेंगे, फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन याद रखेंगे के लिए। और रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है।
समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाएं के, यानी कि ऑप्शन नंबर सभी ठीक है इसमें, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। यही तीनों आवश्यक हैं, ठीक है, ये तीनों भी आवश्यक हैं, अधोलिखित ये भी सभी जो दे रखे हैं ये उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? भूपर्पट्टी कहा जाता है, ठीक है, सबसे बाहरी जो परत होती है उसको भूपर्पट्टी कहा जाता है, पृथ्वी की बाहरी परत को। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का, तो नीली क्रांति का हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, मत्स्य उत्पादन से, ठीक है, मत्स्य उत्पादन से। एक होती है झींगा मछली उत्पादन, ठीक है, झींगा मछली मछली जो होती है इसके लिए याद रखेंगे कौन सी हो जाएगी? गुलाबी क्रांति, ठीक है, गुलाबी क्रांति याद रखेंगे इसको, गुलाबी क्रांति से। इसके अलावा तिलहन से, तिलहन उत्पादन से संबंधित कौन सी है? तो तिलहन के लिए लिखेंगे भाई, तिलहन के लिए लिखेंगे पीली क्रांति, ठीक है, पीली क्रांति। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, ठीक है भाई, श्वेत क्रांति। और खाद्यान्न क्रांति से ये हरित क्रांति हो जाएगी, ठीक है, हरित क्रांति। इसके अलावा एक और याद रखेंगे सुनहरी क्रांति, ठीक है, इंपॉर्टेंट सी बता रहा हूँ मैं, बाकी तो बहुत सी जो है वो वैसे भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जो ये कुछ होती है कंफ्यूजिंग वाली वो बता रहा हूँ। तो सुनहरी को लिखेंगे शहद और फल, ठीक है, शहद और फल दोनों संबंधित है, सुनहरी क्रांति। एक रखेंगे भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किससे है? ये उर्वरक से है, ठीक है भाई, उर्वरक से है संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई किस क्षेत्र में आता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में आता है। खनन क्या है भाई? खनन ये तृतीय क्षेत्र है जो मैं बता रहा था, पीछे बात की थी, और ये हो जाएगा, खनन हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र है। और ये रक्षा भी जो है ये सेवा क्षेत्र में चला जाएगा, यानी कि थर्ड आ जाएगा रक्षा क्षेत्र, और कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पहली बात तो इसका आंसर ये होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी ठीक होएगा कि एफडीआई जो सबसे अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आता है वो सेवा क्षेत्र में आता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे भाई? मखली गोसाल थे, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, मखली गोपाल, मखली गोशाल। और ये जो थे महावीर स्वामी जी के शिष्य रहे थे ये, लेकिन इनका मतभेद हो गया था, एक मतभेद की वजह से जो है उन्होंने जो है शिष्यता त्याग दी थी उनकी, और उसके बाद उन्होंने मखली गौशाल नाम के एक संप्रदाय की जो है स्थापना की थी। और इनका मत क्या था जिस वजह से इन्होंने जो है उनसे मतभेद हुआ था वो बता रहा हूँ, ये पूछा जा सकता है, नियतिवाद, ठीक है, नियतिवाद याद रखना, नियतिवाद, इसका मतलब क्या होता है नियतिवाद का? नियतिवाद का मतलब ये होता है कि जो प्रत्येक वस्तु है, किसी भी कोई भी व्यक्ति मान लेंगे कि किसी व्यक्ति का भाग्य जो है ना पूर्व से नियोजित होता है, ठीक है, पहले से नियंत्रित रहता है, पहले से संचालित होता है, अपने भाग्य पर रहता है। यानी कि कहते हैं ना कि भाई भाग्य में जो लिखा वही होगा, यानी कि भाग्य पहले से लिखा होता है, कुल मिलाकर के इतना मतलब होता है इसका, इस तरह से समझ सकते हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट करेंगे भी इसको, ठीक है, इंपोर्टेंट लिखेंगे इसको, इंपोर्टेंट है ये। तो ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में स्थित है, जो कि प्रयागराज इसका नाम है वैसे तो, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, 1986 में स्थापना हुई थी उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा भाई। पृथ्वी सम्मेलन G+5 आयोजित हुआ था, तो कब आयोजित हुआ था भाई? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, इसमें तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा भाई, लेकिन अगर इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होना चाहिए इसका वैसे तो, लेकिन डी इसका ठीक होगा नहीं मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जो पृथ्वी का सम्मेलन हुआ था ना, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पहला, तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पहला, तो वो हुआ था 1992 में, लेकिन +5 की बात करी जाए तो +5 जो हुआ था, यानी कि इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 1957 में हो जाएगा, तो 1957 में हुआ था भाई पहला, यानी कि +5 तो ये +5, और ये जो हुआ था पहला जो हुआ था, मैं इसको देखो बता रहा हूँ थोड़ा सा हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ जो पहला हुआ था ये 1992 में, तो रियो में हुआ था, यानी कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो ब्राजील की राजधानी है, ये ब्राजील का शहर है, सॉरी एक, मैं सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रियो डी जेनेरियो जो है ना ये 1960 तक रही थी, हालांकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर 1960 तक जो है ब्राजील की राजधानी रही थी। अब जो है ब्राज़ीलिया है राजधानी इसकी, ठीक है, ब्राज़ीलिया राजधानी है ब्राज़ील की अब, ठीक है, इसलिए मैं सॉरी बोल रहा था। बाकी जो अब सवाल पे देखते हैं, तो इसमें जो +5 जोड़ करेंगे तो 1957 में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक आता है +5 होगा, +10 आता है, ठीक है। जैसे इस तरह पृथ्वी सम्मेलन +10, इसको भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको भी पूछा जा सकता है। तो +10 कहाँ पर हुआ था? +10 हुआ था जोहान्सबर्ग में, ठीक है, जोहान्सबर्ग में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। +20 आता है,
यानी कि अगर +10 करेंगे, यानी कि 1992 में 10 जोड़ेंगे तो 2002 आ जाएगा ये, ठीक है? 2002 आ जाएगा। फिर से +20 भी पूछा जा सकता है, जिस तरह से ये है पृथ्वी सम्मेलन +5, पृथ्वी सम्मेलन +20, इस तरह से ही पूछा जा सकता है। +20 करेंगे 1992 को तो 2012 आ जाएगा, 2012, ठीक है? तो 2012 में फिर से कहाँ हुआ था? तो रियो में हुआ था, ठीक है? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इस तरह से इसको याद रखेंगे। तो इसका आंसर जो होगा ना +5, तो इस हिसाब से 1957 में होना चाहिए था वैसे तो, लेकिन इसमें फिर 1992 में करेंगे हम, अगर वो नहीं है तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि समुद्री घास खरपतवार निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री घास खरपतवार आयोडीन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? तो किसमें हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ऋग्वेद में। ठीक है भाई, ऋग्वेद हो जाएगा इसका। 1961 एक निर्धारिती के लिए पैन आयकर अधिनियम 1961 को याद रखना। जो पैन है वो 1961 की किस धारा में? इंपोर्टेंट लिखेंगे भाई इसको, ठीक है? इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो जाएगा भाई 139 में हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 139 ए है, दो उसमें 139 बी भी है, तो इसको याद रखेंगे। 139 ए में है इसमें, ठीक है? जैसे पैन कार्ड है वैसे ही होता है ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है? डीएल होता है, डीएल को भी याद रखेंगे। डीएल जो है ये मोटर वाहन अधिनियम अधिनियम 1988 है। इसकी किस धारा के अंतर्गत है भाई? ये धारा 9 याद रखेंगे इसको, ठीक है? धारा 9 याद रखेंगे डीएल के लिए, ठीक है? बात समझ में आ गई? ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध किए गए अपराधों के दंड की व्यवस्था अधिनियम में की गई है। तो धारा 3 में व्यवस्था की गई है भाई, ठीक है? धारा 3 में दंड की व्यवस्था की गई है। धारा 4 में क्या है? ये लोक सेवा का अगर इस अधिनियम में दिए गए किसी भी कर्तव्य की उपेक्षा करता है या उसको इग्नोर करता है, ठीक है? उसको इग्नोर करता है तो धारा 4 में बताया गया है। धारा 5 में देखेंगे, धारा 5 में क्या है भाई? धारा 5 में है कि अगर कोई भी जो है इस अपराध का दोबारा से उल्लंघन करता है, दोबारा से इसको दंड को करता है, तो उसको बताया गया, यानी कि दोबारा से दंड, यानी कि दोबारा से अपराध करना धारा 5 में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी का, यानी कि क्वेश्चन फिर से आ गया है ना, फिर से क्वेश्चन आ गया है। देखना, मैंने इसको 2-3 बात इसमें बताई थी, देख लेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आते हैं? तो राजस्व प्रशासन के अंतर्गत बताना है कौन-कौन से आते हैं इसमें, ठीक है? तो पहला देखते हैं इसमें राजस्व। भू अभिलेख भी आएगा, शहरी भूमि सीमा भी आएगी, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, ए बी सी आ जाएगा इसका, राजस्व प्रशासन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें यह है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। तो भाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो ये हो जाएगा भाई सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सहायक न्यायाधीश, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, सभी हैं उसमें, ठीक है? ये नियुक्त किए जा सकते हैं तीनों, ठीक है? और ये किस धारा में? धारा 3 में बात की गई है। धारा 3 में बात की गई है ये, कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3 ये बताती है कि जिनके विशेष न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के और उनके अधिकार के बारे में बात करती है। नियुक्ति के अधिकार के धारा 3, ठीक है? नियुक्ति का अधिकार धारा 3। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में स्थित है। तो ये हो जाएगा भाई नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, नई दिल्ली है। और 2018 में इसकी स्थापना की गई थी, 2018 में। टाइगर रिजर्व से टाइगर रिजर्व में शिकार आदि अपराध करने पर दंड है, तो कम से कम 3 साल का होगा, जो 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है भाई? परिस्थिति के हिसाब से 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है टाइगर रिजर्व। और किस धारा में? भी धारा याद रखेंगे, धारा 9 है इसकी, ठीक है? ये शिकार करना, इसमें धारा 9 में ये बात की गई है। धारा 9 में दंड की बात की गई है। इसके अलावा टाइगर रिजर्व की बात करें, टाइगर रिजर्व और एलिफेंट टाइगर रिजर्व, सॉरी, टाइगर रिजर्व की बात आ गई, इसमें मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट टाइगर की, ठीक है? प्रोजेक्ट टाइगर की, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन दोनों को याद रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर हो जाएगा 1973, ठीक है? 1973 में शुरू किया गया था, और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में, ठीक है? इन दोनों सन को याद रखेंगे। बालक के बयान पॉक्सो एक्ट की किस धारा के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। बालक के जो बयान है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा धारा 24 में हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, 24 का 24 किया जाएगा, धारा 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। तो भाई 148 में क्या है? सभी को अच्छे से पता है, ठीक है भाई? मौलिक कर्तव्य के संबंध में 151 में बताना है। 151 में क्या बताया था मैंने? मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है।
मौलिक कर्तव्य संख्या कुल 11 है। 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 42वां 1976 में, ठीक है, 1976 में संविधान के भाग 4 में शामिल। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, कि ये वाला सही नहीं है इसका, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। शपथ और प्रतिज्ञा से यानी कि राष्ट्रपति के लिए तो 60 हो जाएगी और उपराष्ट्रपति के लिए 69 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, ठीक है। कुल मिलाकर के ये कुछ आर्टिकल हैं जो याद होने चाहिए। जैसे 65 भी लिखेंगे, एक 65 में क्या है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के, कार्यवाहक राष्ट्रपति इसमें बताया गया है 65 में, ठीक है। और 66 में क्या है, 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में है, ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव। 54 में राष्ट्रपति के। 55 में क्या है भाई, 55 में इसकी रीति हो जाएगी राष्ट्रपति के चुनाव की। इसके अलावा 67 देखेंगे, 67 में क्या है, कार्यकाल है इसका, कार्यकाल किसका, अ, उपराष्ट्रपति का, ठीक है। और हटाने की प्रक्रिया ये सब 67 में दी गई है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। एस राधा कृष्णन हो जाएगा राज्यसभा के पहले अध्यक्ष। और इसमें एक चीज याद रखेंगे भाई, आर्टिकल 64, ठीक है, आर्टिकल 64 को याद रखेंगे। आर्टिकल 64 क्या कहता है भाई, आर्टिकल 64 ये कहता है कि जो सभापति होगा ना, राज्यसभा का सभापति, ठीक है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष, यानी कि यहाँ पर अध्यक्ष की जगह सभापति होना चाहिए वैसे तो, ठीक है, सभापति आता है। लोकसभा के लिए अध्यक्ष आता है, ठीक है। तो इसमें जो 64 में बताया गया राज्यसभा का सभापति होगा वो पदेन सभापति होगा, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ये कह सकते हैं, ठीक है। और ये पहले उपराष्ट्रपति भी थे, ठीक है। इसके अलावा चलो अभी और बाद बाद में देखते हैं, बाकी बतेरा हो चुका है इतना। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो इसमें देखो राज्यपाल के लिए जो है वही राष्ट्रपति के लिए है, कितनी है, 35 साल, ठीक है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए वही है 35 साल की। इसके अलावा अगर विधानसभा की बात करें, विधानसभा के लिए और साथ में यहीं पर हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो ये 25 साल हो जाएगी, ठीक है, 25 साल। और अगर विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद के और प्लस में विधान परिषद के साथ-साथ राज्यसभा की बात करें तो 30 साल हो जाएगी, ठीक है, 30 साल हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें पंचायत सदस्य के लिए, ठीक है, पंचायत सदस्य के लिए 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत के संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 31वां संविधान संशोधन था, जो कब आया था, ये 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था, ठीक है। 1973 में 31वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक। इसमें जो है सीटों को 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 545 कर दिया गया था, 545, 525 से 545। और केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व था वो घटा करके 25 से घटा के 20 कर दिया गया था इस बारे संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग में रखा जाता है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से है, ठीक है, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, देख लेंगे इनको। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था, इस क्वेश्चन को भी मैंने 2-3 बार बता दिया है, ठीक है। तो 11 दिसंबर 2019 को और 10 जनवरी 2020 को, ठीक है, लागू हुआ था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिए गए अनुदेशों के समान है। राज्य के निर्देश यानी कि जो डीपीएसपी है, इसमें सिद्धांत दिए गए हैं वो अनुदेशों के समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। इसमें जो उल्लिखित अनुदेश हैं यानी अनुदेशों के समान है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत डीपीएसपी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377, इसके बारे में भी खैर बात चुकी है और अप्राकृतिक संबंधित है। बाकी इसमें एक चीज याद रखेंगे, ठीक है, इसमें एक चीज याद रखेंगे, इससे संबंधित वाद को याद रखेंगे, ठीक है। नवजेत सिंह, यार पेन थोड़ा सा गड़बड़ होता है इसमें, ये नवजेत याद रखेंगे, नवजेत सिंह बनाम भारत संघ, ठीक है। ये 2018 का मामला था जिसमें इसको जो है अवैध घोषित कर दिया गया था, ये याद रखेंगे। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे, तो 12वें कौन से थे, आई के गुजराल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है,
आई के गुजराल हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें इसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे इनसे अगले हो जाएंगे 13वें, 12वें तो 13वें हो जाएंगे, ठीक है, ये 13वें थे। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव ये 9वें थे, ठीक है, 9वें थे। उनका समय क्या था 1991 से 1996, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे ये डॉक्टर मनमोहन सिंह 14वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है, 14वें प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि लोकसभा में सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए कितनी हो जाएंगी भाई? 84 सीट हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 84 सीट एससी के लिए हैं और एसटी के लिए कितनी है भाई? एसटी के लिए 47 है, ठीक है, एसटी के लिए 47 है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इसके बारे में बता रखा है मैंने, 110 हो जाएगा। 109, 110, 111 ये सभी आसपास के इसके बहुत सारे बता दिए मैंने। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? लॉर्ड रिपन, ठीक है, 1882, ठीक है, लॉर्ड रिपन जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, आखिरी क्वेश्चन 19वें का, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? इंपोर्टेंट लगाएंगे इसको भी, इंपोर्टेंट है भाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, वीएस रमा देवी, ठीक है। 19वां सेट तो पूरा हो चुका है। अब देखते हैं अगला 20वां सेट में पहला क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? तो यह एक आंदोलन अहिंसक था। बिल्कुल पहले तो अहिंसक ही था ये, बाद में जो है अंग्रेजों ने हिंसक बना दिया था इसको, हालांकि अहिंसक आंदोलन था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने किया था भाई। 8 से 9 अगस्त 1942 को ये शुरू हुआ था, ठीक है, 8-9 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त को इसकी घोषणा हुई थी और 9 अगस्त की सुबह से ये जो है पूरे भारत में फैल गया था। यह आंदोलन श्वेत प्रवर्तित था और इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा इसका, बाकी ये सभी ठीक है। तो इसमें टिप्पणी सत्य नहीं है ये बताना, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। अगला क्वेश्चन, इसके अलावा एक चीज और याद रखना है, पर इसमें ये पूछा जाता है वायसराय कौन थे? तो वायसराय कौन थे भाई? तो ये हो जाएगा वायसराय, इसके उस समय वायसराय थे लिनदित्य, ठीक है। इनको देखो मैं बता रहा हूँ, इनकी थोड़ी सी सन याद होनी चाहिए। 1926 से लेकर के 1931 तक लॉर्ड इरविन थे, ठीक है, इरविन। 1931 से लेकर के 1936 तक कौन हो जाएंगे? विलिंगटन हो जाएंगे, विलिंगडन, ठीक है। इसके अलावा 1936 से लेकर 44 तक कौन रहे थे? यही रहे थे वायसराय कौन थे? जिनके मैं नाम रहा था अभी, लिनलिथगो, ठीक है, लिनलिथगो। इसके अलावा 1944 से लेकर के 1944 से लेकर के 1947 तक कौन रहे थे भाई? 1947 तक रहे थे लॉर्ड वेवेल, ठीक है। इनको ये इसलिए याद होनी चाहिए ताकि इसके पास में कुछ हमें पता होती है तो हम फिर उसके बारे में पूछा जा सकता है, तो फिर हम आसानी से लगा देते हैं। ऐसा हुआ था एक बार मेरे साथ, मैंने इसकी वजह से मैंने बिल्कुल सही आंसर लगा दिया था, जो मुझे उस समय पर पहले पता नहीं था। स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ। प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। एक वर्ष यानी कि प्रकाश की दूरी नापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में 7वां स्थान है। आसान क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? 1833 का चार्टर अधिनियम था। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है भाई। और न्याय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार में तरलता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है, तरलता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि गुप्त काल के हालांकि बैंक दर इनके सबको तरलता इनके बारे में मैंने बात कर रखी है। गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पर्याय प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना हरिशरण ने की थी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। समुद्रगुप्त की विजयी वर्णनों अभियानों का इनका विजयों का वर्णन करता है, बिल्कुल ठीक है ये भी। और इसमें 1 2 3 इसका तो दे नहीं रखा, तो इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा, यहाँ तक है ये पहला, और तीसरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है। तो पहला तो इसमें ठीक हो जाएगा, पहला ठीक है। तो इसमें देखते हैं। और चीन यात्री फाहियान ने समुद्रगुप्त ये नहीं की थी। फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य, ये याद रखेंगे। तो इसमें दूसरा वाला गलत होगा, ठीक है, दूसरा वाला गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर ये वाला ठीक हो जाएगा। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। वैसे एकदम से डायरेक्ट लगा सकते हैं, तीसरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों को अभिलेखों में दीनार कहा गया, बिल्कुल ठीक है, दीनार कहा गया था।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है और फ्रांस तथा द्वारा आरंभ की गई एक संयुक्त पहल है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस और भारत के द्वारा शुरू की गई पहल है। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका वैसे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और एक चीज याद रखेंगे इसमें, इसका जो स्थापना की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी हालांकि आईएसए की, तो ये 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, 2015 में शुरू की गई थी कॉप 21 सम्मेलन में। ठीक है, कॉप 21 सम्मेलन में शुरू की गई थी। और ये कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। ठीक है, पेरिस में हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? तो राष्ट्रीय गीत लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अनुवाद किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी बी ठीक होगा, श्री अरविंदो घोष ने। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो इसको देखते हैं भाई। देखो ट्विटर की है और मैं और भी इसमें कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, इनके सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे फेसबुक की। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे फेसबुक की हुई थी 2004 में। ठीक, इसके बाद लिखेंगे यूट्यूब की। ठीक है भाई, यूट्यूब लिखेंगे, यूट्यूब की हुई थी 2005 में। ठीक है, इस तरह से क्रम से बता रहा हूँ ताकि क्रम से थोड़ा सा याद रहेगा। इसके अलावा 2005 में इसकी हो गई, 2006 में लिखेंगे। अब 2006 में किसकी हुई थी? 2006 में ट्विटर की हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, ट्विटर की हुई थी 2006 में। ट्विटर आ जाएगा यहाँ पर 2006। इसके अलावा इंस्टाग्राम लिखेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम की कब हुई थी? इंस्टाग्राम की हुई थी 2010 में स्थापना। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। ठीक है, अभी एफबी, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इतना इसका तो पता होना चाहिए, सब चलाते हैं तो पता होना चाहिए इसका। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो कौन सर्वोच्च हो जाएगा? हालांकि देखो इस तरह से इनके क्रम 4, 5, 6 और 10, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा। ठीक है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, इस तरह से भी याद रख सकते हैं इसको। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो सबसे सर्वोच्च कौन सा हो जाएगा ये भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे बता सकते हैं इसको, संविधान। ठीक है, और ये भी गलत कर दिया तो फिर बेकार है संविधान पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, संविधान सर्वोच्च होता है। भारत के प्रधानमंत्री को द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और आर्टिकल कौन सा भाई? वो आर्टिकल 75 है। ठीक है, आर्टिकल 75 में जो है इनकी नियुक्ति के बारे में, और जो मंत्री होंगे, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सलाह सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, और ये बात किसमें की गई है भाई? आर्टिकल 75 याद रखेंगे इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आर्टिकल 75 याद रख लेंगे। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का संचय। ठीक है, लैक्टिक एसिड का संचय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, तो भारत पाकिस्तान के बीच अपडेट क्लिक हो जाएगी। ठीक है, मैगीनोट रेखा, इसको याद रखेंगे। देखो इनके सबके बारे में पता है आपको, मैगीनोट रेखा, मैगीनोट रेखा को याद रखेंगे, तो ये है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ठीक है, फ्रांस व जर्मनी के बीच में, इसको याद रखेंगे मैगीनोट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी तत्व है? तो डीपीएसपी तत्व कौन सा हो जाएगा इसमें? तो समान नागरिक संहिता हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 44 में दी गई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा वैसे तो, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इसमें 109 में क्या है भाई? 109 में इसकी प्रक्रिया है, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया है। और 111 में, 111 में क्या आ जाएगा? 111 में विधेयकों पर अनुमति है राष्ट्रपति की। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद की बात की गई, तो विधान परिषद किसी साधारण विधेयक की बात की गई है, तो साधारण विधेयक को 4 माह की अवधि तक रोक सकती है। ठीक है, इंपोर्टेंट लगाएंगे इस पर। ठीक है, इंपोर्टेंट है, 4 माह की अवधि तक रोक सकती है। और अगर बात करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो इसमें हो जाएगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं होता है? तो बस राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, जबकि उपसभापति होता है। ठीक है,
राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, चयन समिति में उपसभापति जरूर रहता है। लोकसभा और राज्यसभा का विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। और जो इसमें इसमें सदस्य की बात कीजिए, अध्यक्ष कौन होता है भाई? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। जो अध्यक्ष होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। पीएम जो होते हैं वो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं इसके। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, इसमें एक चीज और याद रखेंगे, इसमें जो राज्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 12 अक्टूबर को 1993 में। अगला क्वेश्चन यह है कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार से प्राप्त करता है भारतीय जनता से। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की होनी चाहिए लोकसभा के लिए, और 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। 30 वर्ष दोनों में ऑप्शन, दोनों में 30 वर्ष दे रखा। 35 वर्ष जो है राज्यपाल और किसकी है? राष्ट्रपति की है। अगला क्वेश्चन ये है कि केरल के उच्चतम उच्च न्यायालय ने के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार के एक हिस्से के रूप में इंटरनेट के उपयोग के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। इंटरनेट के उपयोग का मौलिक अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। फहीमा शिरीन बनाम केरल राज्य लिखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 12 के अनुसार घरेलू नातेदारी में कौन कौन संबंध शामिल नहीं है? तो रक्त संबंध, दत्तक भी शामिल, वैवाहिक भी, पेशेवर संबंध शामिल नहीं होंगे इसमें, ठीक है। 24वां है कि बीएनएस में भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो धारा 124 में थी, यानी कि राजद्रोह, तो क्या परिवर्तन है इसमें? यानी कि ये पूछा है कि इसमें क्या परिवर्तन किया गया है बीएनएस के सापेक्ष, तो इसमें आ जाएगा धारा 152 से इसको प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें राजद्रोह यानी कि जिसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा डालने वाले कृत्यों का अपराध माना गया है, यानी कि राजद्रोह, ठीक। इसके अलावा 150 जो है इसमें केवल सरकार की आलोचना को दंडित किया गया है, ठीक है। सरकार की आलोचना के लिए इसमें हाँ दंड की बात की गई है 150 में, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि अप्राकृतिक अप्राकृतिक यौन कृत्यों से संबंधित आईपीसी के तहत कौन सा अपराध बीएनएस में हटा दिया गया है? तो 377 था भाई ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा, पहला कथन है लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई अव्यापगत सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प नीति विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। बिल्कुल ठीक है, सही था ये। और सबसे पहले किसको हड़पा था भाई? तो सतारा को हड़पा था 1848 में। इसने लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में झांसी को हड़पा था, ठीक है। 1853 में झांसी को, उदयपुर को 1852 में, ठीक है। तो एक याद रखेंगे कुछ। और कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, जिन्होंने स्वयं को पेशवा घोषित किया था, तो बिल्कुल ठीक है। और ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो है दत्तक पुत्र भी थे, और बिल्कुल ठीक है, कानपुर से जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। और विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम पारित किया गया, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया। तीनों ही ठीक है इसमें, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन को, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो अधिकतम ऊर्जा किसके उपापचयी प्रक्रम से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, वसा से, ठीक है, वसा से मिलती है। इसके अलावा 1 ग्राम वसा का अगर पूरी तरह से ऑक्सीकरण कर दिया जाए 1 ग्राम वसा का, तो लगभग कितने 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है भाई। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किस केस में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को बरकरार रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी, ये रिटायर्ड बनाम भारतीय संघ और अन्य, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? गुजरात हो जाएगा, ठीक है। और कितनी है भाई इसकी? 11,098, लगभग इतनी लिख लेंगे, 11,098 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, हालांकि संशोधित हो गई है, यानी कि पहले कुछ और थी अब कुछ और है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? 324। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देता है? 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है?
आइवर जेनिंग ने कहा था भाई श्वेसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा के किन किन अधिकारों को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है? तो सही विकल्प चुनना है इसमें से। ठीक है, सही विकल्प चुनना है। तो इसका देखते हैं, केवल नागरिक और राजनीतिक अधिकार, केवल आर्थिक और सामाजिक अधिकार, सभी प्रकार के मानवाधिकार जैसे समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता। तो ये ठीक हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो यह मतभेद किसके द्वारा? संयुक्त बैठक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा भाई, 108 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बंद अर्थव्यवस्था व्यवस्था है जिसमें न तो आयात होता है न ही निर्यात होता है। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? तो केसरी किस भाषा में था भाई? तो केसरी का लिख लेंगे, केसरी मराठी भाषा में था। ठीक है, मराठी। और एक पत्र एक इनका समाचार पत्र है मराठा। ठीक है, मराठा भी था एक समाचार पत्र, 1881 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसकी भाषा क्या थी? इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पीवीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन वेटन कॉर्पोरेट, यानी कि इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ठीक हो जाएगा, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। उत्तर प्रदेश से सदस्यों को राज्यसभा के लिए 31 को। ठीक है भाई, 40 पूरे हो गए। ठीक है भाई, 40 पूरे हो चुके हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट थे।